नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 8वीं क्लास हमारे अतीत का ये अंतिम लेसन चल रहा था। इसमें हमने देखा किस प्रकार भारत के अंदर कंपनी की सत्ता स्थापित हुई, कैसे कैसे उसने विकास किया और कैसे कैसे सारी भारतीय सत्ता पर कब्जा कर लिया। और फिर भारतीयों के द्वारा ये भावना उनमें आई कि भारत भारतीयों के लिए है, और इसी भावना के बाद उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। और इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए 1990 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। देखिए कांग्रेस थे वो इस प्रकार का संगठन था जिसने अनुनय विनय प्रार्थना पत्र आदि के द्वारा सहारा लिया था, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं वो इस पर सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनको बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है, ये गर्म दल के थे। तो पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। आमूल परिवर्तनवादी यानी जो फटाफट क्या कर लाना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे, इस रूप में ये काम करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्थियों की आलोचना की, क्योंकि कांग्रेस है वो निवेदन करती थी अंग्रेजों से और उनको भरोसा था कि न्यायप्रिय हैं इसलिए न्याय करेंगे। इस नरम पत्थी राजनीति के लिए ये आलोचना करते थे। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर ये जोर देते थे। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, यानी ये ताकत पर भरोसा करते थे। लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए और तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था? तिलक का था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और यहाँ तक कि बंगाल में बिहार और उड़ीसा के भी कुछ भाग है वो शामिल थे, इसलिए वो सबसे बड़ा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल को बांटना जरूरी था, यानी वो उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर उसे बांटा। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इस प्रशासकीय सुविधा से किसको लाभ मिलने वाला था या किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक केवल अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था, क्योंकि भारतीय जनता का तो इसमें कोई फायदा था नहीं। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया, यानी बंगाल के पूर्वी भाग को अलग किया और उसको किसके साथ मिला दिया? असम के साथ। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को आपस में बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी यानी गारम वाले, मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया, यानी वो सब इसका विरोध करने के लिए तैयार थे। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए तरीके हैं वो इसके विरोध के लिए ढूंढे गए। कुल मिलाकर जन प्रतिरोध नए नए रूप में देखने को मिला। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन चला था, जो रास्ता अपनाया गया था, उसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में देखा गया था। यहाँ देखिए अपने को तिलक का चित्र दिखा रखा है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना के लिए केसरी नामक अखबार निकाला था। ठीक है, तो ये जो आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से चला, ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी बाद में ये फैल गया। इसके आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़बरदस्त है जिसने जुलूस का सहारा लिया और इसका विरोध किया। तो अब इसकी केवल गूंज वो केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य भागों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी गई। उदाहरण के लिए हम देखें तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंदोलन चला था। यानी बंगाल के क्षेत्र में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया। लेकिन वही आंदोलन आंध्र के तटों पर जब चलाया गया तटीय डेल्टा इलाकों में, तो वहाँ वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता उद्योग, स्वदेशी उद्योग या उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ाया दिया गया। यानी अंग्रेजी सत्ता जो सौंप रही है, उन चीज़ों की बजाय स्वदेशी को अपनाओ। स्वदेशी भाषा हो, स्व शिक्षा हो, स्वदेशी उद्यम हो, भारतीय भाषा हो, इस प्रकार उन्होंने अपनी भाषा को, अपने शिक्षा को, अपने उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। स्वराज्य के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबद्ध करने यानी इकट्ठा करने और ब्रिटिश संसाधनों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, यानी हिंसा के द्वारा इनको शीघ्र से शीघ्र उखाड़ा जाए, ऐसा कुछ लोग मानते थे। अब यहाँ ये चित्र देखें तो लाला लाजपत राय का चित्र है, जो जाने माने राष्ट्रवादी थे। वह याचिका और निवेदन की राजनीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो तो आमूल परिवर्तनवादी थे और आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। कौन? लाला लाजपत राय, जो पंजाब के प्रमुख नेता के रूप में हुए हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। अब उन घटनाओं के अंदर क्या था? देखिए, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। कब हुई? 1906 में हुई। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया, यानी बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, अंग्रेजों ने किया था, उसका समर्थन किसने कर दिया? मुस्लिम लीग ने कर दिया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी जाए और 1909 में यह मांग सरकार ने मान भी ली, यानी अलग निर्वाचन कर दिया 1909 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। अब परिषद में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा हुई चुनाव चुनकर भेजना था। यानी उनका चुनाव भी मुस्लिम ही कर सकते थे, मुस्लिमों को चुनकर भेज सकते थे। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। इससे ये हुआ कि अलग अलग समुदाय के जो नेता थे, वो अलग अलग समुदाय के नेता बनने के लिए उत्सुक रहने लगे, लालच करने लग गए। 1907 में क्या हुआ? देखिए, 1907 में ये हुआ कि कांग्रेस में विभाजन हो गया। यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, यानी जो बहिष्कार हो रहा था उसके विरुद्ध कौन था? मध्यम मार्गी धड़ा। और मध्यम मार्गी लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता है, जो कि सही नहीं है। यानी मध्यम मार्गी लोग बल का प्रयोग करना नहीं चाहते थे। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। यानी मध्यम मार्गी जो लोग थे, अब उन्हीं का दबदबा कांग्रेस पर हो गया, क्योंकि संगठन 1907 में टूट गया। जबकि जो तिलक के अनुयायी थे वो बाहर रहने लगे, बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में, कब की बात है? 1907 में विभाजन हुआ था, लेकिन दिसंबर 1915 में इन खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हो गई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ 1916 के अंदर, और ये ऐतिहासिक समझौता लखनऊ समझौता कहलाता है। तो लखनऊ समझौता क्या हुआ? 1916 में हुआ था, ठीक है। और ये जो लखनऊ समझौता था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, दोनों में एकता स्थापित हो गई। दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। देखिए, क्रांतिकारी क्या होते हैं? वो हिंसा का सहारा लेते हैं और समाज में आमूल बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। परिषद क्या है? प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली या तो मनोनीत होती है या निर्वाचित एक संस्था होती है। अब जन राष्ट्रवाद का उदय। अब जन राष्ट्रवाद किस रूप में सामने आया? देखो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, क्योंकि 1919 है, उसके बाद तो गांधी जी का आविर्भाव भी यहाँ हो गया था। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, ये बड़ी संख्या के अंदर इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास
व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। यानी कांग्रेस को धीरे धीरे जो समर्थन वह बढ़ता चला गया। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इसी कारण कांग्रेस है वो उसका अपना शुरू हुआ था। यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसकी भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी भारत का ही खर्च है वो ब्रिटिश लोगों ने अपनी रक्षा व्यय के लिए खर्च किया। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर भी कर बढ़ा दिया। यानी जो लोग निजी काम कर रहे थे उस निजी आय पर भी कर लगा दिया, और व्यावसायिक जो मुनाफा था उस पर भी अंग्रेज़ों ने कर लगा दिया। वहीं सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक सामग्री की वजह से दूसरी कीमती की चीज़ों में भारी उछाल आया। यानी जब सैनिक व्यय वो बढ़ गया, युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमत है सामान है उसकी कीमतें उछलने लगी और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई, क्योंकि आम लोगों को तो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा उछल चुकी थी। दूसरी ओर जो व्यावसायिक समूह था वो युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहा था। क्यों? क्योंकि युद्ध के कारण उनकी सामान बिक रहे थे और वो धड़ाधड़ क्या कर रहे थे, कमाई कर रहे थे। जैसे इस युद्ध के अंदर औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ आदि की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों ने भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विकास हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि युद्ध वो लगातार चलने, इसलिए वो विवश हो गए कि अपनी जो क्या है सेना है वो बढ़े। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। यानी विदेश में युद्ध लड़ना है लेकिन गांव में सिपाहियों की भर्ती करने के लिए दबाव बहुत बढ़ गया था। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे युद्ध में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी देकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। यानी जो युद्ध करने गए थे उन लोगों में एक नई सोच और समझ पैदा हो गई। कई जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो एशिया और अफ्रीका के लोगों का बुरी तरीके से शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। अब रूस की क्रांति के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का जो समाचार था तथा समाजवादी विचार था वो बड़े पैमाने पर फैलने लग गया था, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को भी नई प्रेरणा मिली और वो भी समाजवाद की ओर अग्रसर होते चले गए। ठीक है, इस प्रकार वो राष्ट्रवादियों ने एक प्रेरणा ली और राष्ट्र को एक अलग दिशा दिखाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, शेष अगले पार्ट में। धन्यवाद।